नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 23 जुलाई 2020 और आज का डेली 30 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के डेली 30 के अंतर्गत जो टॉपिक है उसके अंतर्गत हम पृथ्वी के बारे में बात करेंगे। भूगोल का आज का टर्म है। पृथ्वी के साथ में अन्य ग्रहों के बारे में भी बात करेंगे। सौरमंडल का ही अगला पार्ट ये है और इस पर एक एपिसोड पहले भी हम कर चुके हैं। दोनों को आप देख लेंगे तो लगभग आपका ये सौरमंडल तैयार हो जाएगा। पढ़ाई में आनाकानी मत करिए, खुद को धोखा मत दीजिए। आप खुद को धोखा दे लोगे, ठीक है, आप बड़ा खुश हो लोगे, लेकिन जब ज़िंदगी आपको धोखा देगी और वो किसी तरीके से छोटा-सा भी धोखा दे गई ना, समस्या हो जाएगी, फिर ज़िंदगी भी बन पड़ेगी। चलिए, मोम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त, शुरू करते हैं आज का डेली 30 और लेते हैं पहला प्रश्न। किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है? किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और बृहस्पति सबसे बड़ा है, इसीलिए इस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है। बृहस्पति को बड़ा होने के कारण ही मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। जुपिटर अंग्रेजी में इसको कहते हैं और हिंदी में इसको बृहस्पति कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रह है और इसी कारण से मास्टर ऑफ गॉड्स ही कहलाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैं सी लिख दूं, कई बार लोगों की शिकायत रहती है। कल किसी ने कमेंट किया था, मैंने उस कमेंट को पढ़ा था कि आप जो आंसर बता देते हैं तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं कैसे बताया करूं, जरा वो तरीका भी आप बताएं जिस व्यक्ति ने वो कमेंट किया था। मैं एक आंसर बताता हूं, अगर मैं बता देता हूं कंफ्यूजन हो जाता है तो प्लीज आप, यही मैं कहूंगा कि इस कंफ्यूजन से दूर रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है कि बृहस्पति को गर्म ग्रह भी कहा जाता है और दूसरा स्टेटमेंट है कि बृहस्पति पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा 2.53 गुना अधिक होगा। बृहस्पति का तापमान 130 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिस कारण से इस माइनस 130 डिग्री सेंटीग्रेड है, माइनस 130 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस 130 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान है। इस कारण से इसको शीत ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी जैसी परिस्थितियां हर जगह नहीं पाई जाती हैं और यहाँ पे अगर कोई वस्तु आप नापेंगे, तौलेंगे तो 2.53 गुना अधिक उसका भार होगा। ये बिल्कुल सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, पहला गलत है। गर्म नहीं, शीत ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल में देखा जाए तो बृहस्पति के जो उपग्रह हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और उन्हीं बृहस्पति का एक उपग्रह है गैनीमीड। गैनीमीड एक उपग्रह है बृहस्पति का और गैनीमीड जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बृहस्पति के कुल उपग्रह जितना अभी तक ज्ञात है 79 है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न और उसका पहला स्टेटमेंट, बृहस्पति हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो ये तो गलत ही है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति 1/4 हीलियम द्रव्यमान के साथ मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना हुआ है, यानी कि इसका जो द्रव्यमान है उसमें 1/4 हीलियम है, बाकी ये हाइड्रोजन से बना है। तो दूसरा सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा तो पृथ्वी बृहस्पति है और बृहस्पति के बाद में फर्स्ट ये है, सेकंड पे आता है शनि। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो नग्न आंखों से देखा जाने वाला अंतिम ग्रह है और ये शनि है। और औसत व्यास के मतलब आप ये कह सकते हैं कि औसत व्यास में ये पृथ्वी से 9 गुना बड़ा है, ठीक है। और इसका औसत घनत्व जो है वो पृथ्वी का 1/8वां है। तो ये चीजें जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती हैं वो भी कभी कभी आपके काम आ ही जाएगी। अगला प्रश्न है, उसका पहला स्टेटमेंट है कि शनि के चारों ओर गैसों का छल्ला पाया जाता है। शनि जो है उसके चारों ओर गैसों का छल्ला पाया जाता है। पहले मैं इस प्रश्न का उत्तर, हाँ ठीक है, बता तो दिया। तो गैसों का छल्ला पाया जाता है, क्या ये पाया जाता है? यानी कि जो शनि ग्रह होता है उसके चारों तरफ जो ये छल्ला पाया जाता है, ये किसका होता है? ये गैस का बना छल्ला होता है। तो पहला सही है। मिरंडा शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। मिरंडा जो है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। ये दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो टाइटन है, ठीक है। टाइटन बुध के बराबर है। किसके बराबर है? बुध के। तो ये मिरंडा नहीं है, ये कौन है? टाइटन है। और टाइटन इतना बड़ा है कि बुध ग्रह के बराबर है ये। और ये क्या है? सैटेलाइट है इसका, या को प्लेनेट भी इसको बोलते हैं। किसका? शनि का। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
पहला स्टेटमेंट है अगले प्रश्न का कि टाइटन सौरमंडल का एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसके पास अपना अस्थायी वायुमंडल है। बिल्कुल सही है। टाइटन की जो परिस्थितियां हैं, जो टाइटन विशेषताएं रखता है, उसमें अस्थायी वायुमंडल इसमें पाया जाता है। ये भी इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। शनि का उपग्रह फोर्स शनि की कक्षा की दिशा में परिक्रमा करता है। शनि का जो उपग्रह फोर्स है, ये शनि की कक्षा की विपरीत दिशा में उपग्रह करता है, इसी कारण से ये जाना जाता है। फोर्स इसीलिए जाना जाता है कि ये विपरीत दिशा में करता है क्या, परिक्रमा। जैसे सन है और सन के चारों तरफ ये ग्रह हैं, ग्रह इसका सन का चक्कर लगाते हैं। ठीक इसी तरह जो ये ग्रह हैं, जो ये प्लेनेट हैं, इनके चारों तरफ उपग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना, इन ग्रहों के। तो कौन सा दिशा में कर रहा है, कौन सा विपरीत दिशा में कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शनि ग्रह आंखों से देखा जाने वाला अंतिम ग्रह है, बिल्कुल सही है। और माइमस और डायोनी इसके प्रमुख उपग्रह हैं। माइमस और डायोनी इसके प्रमुख उपग्रहों में आते हैं। टाइटन सबसे बड़ा है, इसके साथ में टथिस भी है और रिया भी है, एंसल अडस भी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अरुण ग्रह का नामकरण किस ग्रीक देवता के नाम पर किया गया है? अरुण को अंग्रेजी में कहते हैं यूरेनस, और यूरेनस जो है ये ग्रीक देवता है, इन्हीं के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। सौरमंडल का ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, थर्ड है बड़ा ग्रह के मामले में इसका क्रम। अरुण ग्रह की खोज विलियम गिब्स के द्वारा की गई थी, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अरुण ग्रह की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? इसकी खोज हर्सल के द्वारा की गई थी, और एक बार ये प्रश्न पूछा गया है, हर्सल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। दूसरा है इसके वायुमंडल में मीथेन की उपस्थिति है, मीथेन पाया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस ग्रह का जो तापमान है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। 1781 में हर्सल के द्वारा इसको खोजा गया था। हरे ग्रह के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस ग्रह के नाम से? हरे ग्रह के नाम से इसको जाना जाता है। हरा रंग इसके वायुमंडल में मीथेन की उपस्थिति के कारण होता है। जो ये ग्रीन कलर है, ये मीथेन की उपस्थिति के कारण ही होता है। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है यूरेनस यानी अरुण ग्रह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमता है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। अरुण जो है ये पश्चिम से पूर्व नहीं, ये अन्य ग्रहों की अपेक्षा यानी कि पृथ्वी जैसा घूमती है, इसके विपरीत दिशा में। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, अपने अक्ष पर ये अन्य ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, तो ये गलत हो गया। और इसके सभी उपग्रह पृथ्वी की दिशा में घूमते हैं, और इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में, जैसे वो घूमता है उसी तरीके से ये भी घूमते हैं। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? पृथ्वी से विपरीत दिशा में घूमता है, पृथ्वी अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, लेकिन अरुण जो है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में न घूम के पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। और जिस तरीके से अरुण घूमता है, ठीक वैसे ही इसके सभी उपग्रह भी घूमते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट ये गलत हो गए। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह का नाम क्या है? सूर्य से जो सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है, ये सन है। इसके बाद में अगर आप क्रम देखें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण, यम, ठीक है ना। तो यम तो अब रह नहीं गया, है ना। अब यम नहीं रह गया, तो अरुण के बाद वही वरुण आ जाएगा, नेपच्यून। नेपच्यून, है ना, नेपच्यून जो है ये सबसे दूरी पर स्थित ग्रह हो जाएगा। और वैसे जब यम भी हुआ करता था, है ना, प्लूटो जिसको बोलते थे, तो हिंदी में यम कहते थे इसको। तो प्लूटो जब हुआ करता था तो सबसे दूर यही स्थित ग्रह था। अब तो वरुण हो जाएगा, नेपच्यून हो जाएगा। अगला प्रश्न, पहला स्टेटमेंट, ट्रिटॉन एवं नेरीड अरुण ग्रह के प्रमुख उपग्रह हैं। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये अनछुए पहलू हैं, जहां से अभी प्रश्न कम पूछे गए हैं। और टाइटेनिया वरुण का उपग्रह है। अरुण जो है, अरुण के उपग्रह है टाइटेनिया, है ना। टाइटेनिया, टाइटेनिया के साथ एरियल और मिरंडा, अभी मिरंडा ऊपर आया था ना, तो वो अरुण का उपग्रह है। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है वरुण का। और जो ये दिया हुआ है टिटान और नेरीड, टिटान और जो नेरीड है ये वरुण के उपग्रह हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे दिए हुए हैं, दोनों स्टेटमेंट गलत है। ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है। बिल्कुल सही है, अभी तक की जो जानकारी है यही है। बाकी अब पीके में कहां से महोदय आए थे अभी तक नहीं पता चल पाया है। हो सकता है ऐसे बहुत सारे कुछ ग्रह हों जहां पर जीवन हो, लेकिन अभी तक यही जानकारी है कि पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहां जीवन है।
और ये सूर्य की दूसरी दूरी से तीसरा तथा आकार की दृष्टि से चौथा बड़ा ग्रह है। पृथ्वी को देखेंगे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी तीसरा इसका स्थान हो गया, ठीक है ना। सूर्य की दूरी से देखा जाए तो ये तीसरा स्थान होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, तो तीसरा ये सूर्य की दूरी के हिसाब से स्थान हो जाएगा, ये थर्ड पोजीशन। और यहाँ पर दिया हुआ है कि तीसरा स्थान है, दूरी से तीसरा। और आकार में देखा जाए तो आकार की दृष्टि से ये चौथा नहीं है, ये फिफ्थ है, पांचवा है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट अगले प्रश्न का, पृथ्वी एक कल्पित दूरी पर हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती रहती है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती रहती है कि पश्चिम से पूर्व? मैंने अभी बताया था, पृथ्वी जो घूमती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ना, एंटी क्लॉकवाइज। ये आप जान लीजिए, डायरेक्शन इसका होता है। पहला स्टेटमेंट गलत है। पृथ्वी की घूर्णन या दैनिक गति के कारण दिन रात होते हैं, तो दूसरा सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? तो जो भी समय लेती है पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा को करने में, उसको क्या कहते हैं? सौर वर्ष। क्या कहते हैं? सौर वर्ष। और पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में ये जो सौर वर्ष लगता है, प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष के लगभग 6 घंटे आगे बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष लीप ईयर बना के, 365 सही 1/4 होता है ना, तो लीप ईयर बना के 366 दिन हर 4 वर्ष पे कर दिया जाता है। इसीलिए एक दिन फरवरी 29 दिन की हो जाती है हर चौथे साल में, ठीक है ना। और लीप वर्ष इसीलिए 366 दिन का होता है, फरवरी इसमें 29 दिन की हो जाती है, यही सौर वर्ष है। 366 सही 365 सही 1/4 या 366 दिन जब लीप ईयर आएगा 4 साल पर, तो 1/4 1/4 1/4 4 साल पर क्या हो जाएगा? वो एक दिन पूरा बन जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। क्या ये बात सही है? भूमध्य रेखा का जो व्यास है, ऐसे व्यास, तो ये 12,756 किलोमीटर है, बिल्कुल राइट है ये। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 27.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर झुकी हुई है वो 27.5 नहीं, वो 23.5 डिग्री का झुकाव वाली पृथ्वी है, 23.5 डिग्री झुकी हुई, तो दूसरा गलत है, पहला सही है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है और उसका पहला स्टेटमेंट है, आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी मंगल ग्रह के समान है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी की अगर बात हम करते हैं तो मंगल, ये गलत दिया हुआ है, ये शुक्र के समान है। और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर जीवन पाया जाता है और इसी कारण से इसको नीला ग्रह, यहाँ पर जल पाया जाता है, जीवन पाया जाता है, इसीलिए नीला ग्रह कहते हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4.22 लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष जिसको बोलते हैं, उतनी दूरी पर स्थित है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह अगर पूछा जाए आपसे कभी, तो वो मून हो जाएगा, वो चंद्रमा हो जाएगा। वो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ये सूर्य के बाद पृथ्वी सबसे निकट का तारा पूछा जा रहा है, उपग्रह नहीं पूछा जा रहा है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितनी है? लगभग अगर आपसे ये पूछी जाएगी तो ये 15 करोड़ किलोमीटर, आप टिक कर दीजिएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपसे कभी डेंसिटी पूछ ली जाएगी, यानी कि घनत्व तो पूछ लिया जाएगा, तो 5.52 पानी के घनत्व के सापेक्ष देखा जाए तो 5.52 इसकी डेंसिटी है। अब फटाफट देख लेते हैं आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को और समाप्त करते हैं आज का डेली 30। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप बीओ, आरओ या यूपीपीसीएस 2020 का एग्जाम दे रहे हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्स लेकर, आरओ हिंदी का क्रैश कोर्स चल रहा है, लाभ उठा सकते हैं। आरओ हिंदी में आपकी तैयारी इस तरीके से हो जाएगी कि आप 55 प्लस करने की स्थिति में आ जाएंगे, ऐसा मैं कह सकता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला प्रश्न है करंट अफेयर का है, श्रमिक समस्या निवारण हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा नव विकसित पोर्टल का नाम क्या है? श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा अभी एक सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी के लिए, कार्य पारदर्शिता और श्रमिक समस्या निवारण के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है और ये पोर्टल है संतुष्ट। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये जो संतुष्ट पोर्टल है, इसमें रोजगार राज्य बीमा निगम ESIC और इसके द्वारा शिकायतों के त्वरित निवारण को किया जाएगा, यानी कि जो भी शिकायतें की जाएंगी उनका त्वरित निराकरण किया जाएगा। और श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा एक वैधानिक निकाय के तौर पर ESIC यानी रोजगार राज्य बीमा निगम ये कार्य करता है। तो संतुष्ट पोर्टल, ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, ये नव विकसित पोर्टल है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा श्रमिक समस्या के निवारण के लिए है।
भारतीय नौसेना द्वारा सुंदरबन क्षेत्र में तटीय सुरक्षा हेतु किस अद्वितीय तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया या किया जा रहा है, मतलब किया गया, यही सही है। तो ये जो आयोजन अभी किया गया है, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि ये स्थानीय लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से किया गया है और तटीय सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास इसके अंतर्गत किया गया। और इस तटीय सुरक्षा अभ्यास को जो नाम दिया गया है वो नाम है माल्टा। माल्टा नाम दिया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और ये सुरक्षा अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रोटोकॉल मार्ग पर संचालित किया जा रहा है। वहीं पर ये अभी चल ही रहा है, इसीलिए मेरे बार बार निकल रहा था कि ये किया जा रहा है या किया गया, लेकिन जो प्रश्न बनेगा आपसे पूछा जाएगा वो किया गया ही पूछा जाएगा। सुंदरबन ब्रह्मपुत्र, गंगा और मेघना नदियों के संगम पर एक मैंग्रोव डेल्टा फॉरेस्ट है, वहीं पर यह अभ्यास किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस प्रतिवर्ष भारत में किस तिथि को आयोजित किया जाता है? 23 जुलाई को 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने मुंबई स्टेशन से रेडियो का प्रसारण किया था और उसी के उपलक्ष्य में 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस प्रतिवर्ष भारत में आयोजित किया जाता है। और वर्ष 1957 में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा था। 1957 के पहले ये इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी थी, ब्रॉडकास्टिंग, लेकिन 1957 में ऑल इंडिया रेडियो के नाम से इसको पुकारा जाने लगा था। अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा कावेरी डेल्टा को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया, तो ये जो सरकार है वो तमिलनाडु सरकार है। 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी कि कावेरी जो बेसिन है उसमें तेल और गैस की खोज परियोजनाओं पर जो भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उनको किसी तरह से निराकृत करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। ये डायरेक्शन दिया गया था और ये निर्णय लिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा कि अब इसको संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए। तो कृषि संरक्षित क्षेत्र बनने के उपरांत सभी जो परियोजनाएं हैं संचालन की अनुमति अब क्या होगा, राज्य सरकार से उसको प्राप्त करनी होगी। ठीक है ना। तो कावेरी डेल्टा को संरक्षित करने के लिए कृषि क्षेत्र के रूप में घोषित करने का उद्देश्य तमिलनाडु का क्या है कि अब राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट से जब तक परमिशन नहीं लेगा कोई, तो बिना परमिशन के ये कार्य नहीं हो पाएगा। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु दिशा पुलिस स्टेशन स्थापित करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? दिशा पुलिस स्टेशन, आपको एक घटना याद होगी, दिशा किसको नाम दिया गया था? तो अभी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा दिसंबर माह में, दिसंबर 2019 की बात है, एक अधिनियम पारित किया गया था। महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित जो मामले हैं उनकी जांच के लिए कहा गया था कि 14 डेज, 14 दिन के भीतर इसको पूरा करना होगा, ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था। दिशा पुलिस स्टेशन इसी के लिए, इसी अधिनियम के तहत स्थापित करने का प्रावधान था और अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने इसको करके दिखाया है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा अपने इतिहास में कितनी बार वर्चुअली आयोजित की जा चुकी है, यानी कि इसकी वर्चुअल मीटिंग कितनी बार हो चुकी है? अभी तक एक बार भी नहीं हुई है। अब 75वीं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा बैठक होने वाली है, संयुक्त राष्ट्र महासभा जो बैठक है, ये जो बैठक होने वाली है 75वीं, ये पहली बैठक होगी जो वर्चुअली आयोजित की जाएगी। 15 सितंबर से ये बैठक शुरू होगी 2020 में और इस बैठक के अंतर्गत जैव विविधता पर बात की जाएगी, साथ में महिलाओं पर जो सम्मेलन होता है उसमें उसकी 25वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी और जलवायु सप्ताह भी इसके अंतर्गत मनाया जाएगा। तो ये जो वर्चुअल बैठक है इसकी व्यवस्था जो होगी, इसमें उत्तर कोरिया के किम जोंग उन भी भागीदारी कर रहे हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है और साथ में इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। यहाँ फालतू डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है, मैं कितना विद्वान हूँ, मैं कितनी विद्वता झाड़ सकता हूँ, इसका यहाँ कोई मतलब नहीं है। कि जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया? और ये ऐप लॉन्च किया है एक ऐसे व्यक्ति ने जो प्रवासी लोगों के लिए बहुत बड़ा काम कर चुका है। सोनू सूद का नाम आपने सुना होगा और ये अच्छे एक्टर भी हैं और इन्होंने अभी क्या किया, जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो उस समय एसी बस करके बहुत सारे लोगों को उनके घर तक पहुंचाया। इससे बड़ा पुण्य का कार्य कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकने का मतलब यह है कि एक अच्छा कार्य उन्होंने किया। उन्होंने ही प्रवासी रोजगार ऐप को लॉन्च किया है, एक निःशुल्क ऐप है और ये नौकरियों को खोजने के लिए सभी आवश्यक लिंकेज और जानकारी प्रदान करेगा। 500 से अधिक कंपनियां जो विभिन्न क्षेत्रों से रिलेटेड हैं वो इसमें दर्ज हैं, वहां पर नौकरी दिलाने में ये मदद करेगा और नौकरियों को खोजने और विशिष्ट नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पेश करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा।
सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री CCI के संचालन समिति के मानद सलाहकार, ध्यान रखिएगा, ये साहिल सेठ को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? साहिल सेठ को नियुक्त किया गया है। 22 जुलाई की ये नियुक्ति है। और ब्रिक्स में वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए CCI बना था। CCI का मुख्य उद्देश्य यही था कि MSME खंड के लिए एक समर्थन प्रणाली लागू की जाए, और 2012 में ये इसको स्थापित किया गया था। 2012 में इसको स्थापित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स CCI का मुख्य उद्देश्य जो है, ये मुख्य रूप से युवा उद्यमियों को इससे जोड़ना और वहां तक पहुंच सुनिश्चित करना है। तो साहिल सेठ ये मानद सलाहकार इसके बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स के बारे में बाकी आप जानते हैं, हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं। एक वीडियोस पड़ा, बहुत सारे वीडियोस हैं, तो उसमें से एक वीडियो पड़ा हुआ है ब्रिक्स पे भी। ब्रिक्स पे कई वीडियोस हम कर चुके हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अरुण कुमार है रेलवे संघ के उपाध्यक्ष के रूप में, अभी इनको नामित किया गया अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के उपाध्यक्ष के रूप में। और UIC महासभा में यह निर्णय लिया गया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे को यूनियन ऑफ ड्रेस केमिस्ट भी कहा जाता है, UIC कहा जाता है। तो उसी में जो इंटरनेशनल लेवल पे रेलवे का यूनियन है, उसमें ये निर्णय लिया गया है। और UIC का मुख्यालय कहाँ है? तो ये किसको, अरुण कुमार को किया गया है। UIC का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है, ठीक है ना। और ये रेलवे से जुड़े व्यक्तियों, प्रतिष्ठानों और संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित मामलों में रेल क्षेत्र की ओर से नीति विकसित करने का कार्य करती है, और सुरक्षा एजेंसियों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को भी ये बढ़ावा देती है। तो सी ऑप्शन इसका ध्यान रखिएगा, अरुण कुमार को अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। और अंतिम प्रश्न है, N95 मास्क उन कणों को फिल्टर करता है जो क्या होते हैं? उन कणों को फिल्टर कर जाता है जो 300 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, ये इसकी खासियत है। लेकिन अभी एक एडवाइजरी जारी की गई है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो हमारे हर्षवर्धन जी हैं, उन्होंने कहा कि रेस्पिरेटर वाल्व वाले N95 मास्क को कोविड-19 को फैलने से रोकने में अगर सफल माना जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो रोकते नहीं है। यानी कि N95 मास्क सुरक्षात्मक उपकरण तो हैं, लेकिन पहनने वालों को चेहरे को दूषित करने वाले जो हवाई कण हैं, उनसे बचाते भी हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इसमें रेस्पिरेटर वाल्व होता है, रेस्पिरेटर वाल्व के माध्यम से इसमें 65 से 125 नैनोमीटर के बीच के जो वायरस का आकार है, वो उसके अंतर्गत अंदर चले जाते हैं, ठीक है ना। उन कणों को ये फिल्टर करते हैं जो 300 नैनोमीटर से कम हैं, लेकिन इसके अंदर उससे चले जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये वाल्व अगर इसमें निकाल दिया जाए या कुछ कर दिया जाए और इसमें कुछ और परिवर्तन कर दिया जाए तो ये बिल्कुल रोक लेंगे। यहाँ पर केवल कहने का मतलब ये है, अभी जो आपके पास कॉटन का मास्क है, उसमें कई लेयर अगर लगी हैं, तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा सटीक माध्यम हो सकता है कोरोना को रोकने के लिए। और ये जो वाल्व लगाया क्यों जाता है? नमी को रोकने में मदद करता है। मास्क में गर्मी और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण ये कम करता है। तो इस मामले में तो वाल्व भी क्या गोल-गोल यहाँ लगा होता है, तो वो ठीक होता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि बिल्कुल रोक ही देता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये इस चर्चा में आया था, लेकिन इस कारण से इसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि हो सकता है ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि 300 नैनोमीटर से जो कम के कण हैं आकार में, उनको ये फिल्टर करता है। तो फिल्टर करके फिर क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये समाप्त होता है आज का डेली 30। कैसा लगा बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं इसको अगर आपको अच्छा लगा। जबरदस्ती मत कीजिएगा, अच्छा लगेगा तभी लाइक कीजिएगा। बाकी आप लोग होशियार हैं, चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। किसी कोर्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो 6307281212 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।